everyone, this is Minku Nan and welcome back to my YouTube channel Study Simplified. We are continuing with our revision series from the chapter Share Capital and Debentures. So issue of shares and issue of debentures को हम यहाँ कवर कर रहे हैं. इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर किए हुए हैं. आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके और आप डिस्क्रिप्शन पे भी उन सारे चैप्टर का यहाँ पे लिंक जो है आपको मिल जाएगा. आप जल्दी से उनको यहाँ पे देख सकते हैं. अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है. अभी तक नहीं देखा है, जाकर आप देख सकते हैं. और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है offer of securities or invitation to subscribe securities to select group of person. So जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व किया था मेरे साथ उनको पता होगा कि दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. यानी कि अगर आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को यहाँ पे ऑफर करते हैं आपकी कंपनी के शेयर, तो दिस इज नोन एज योर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. वहां पे भी बोला था बच्चों आप लोगों ने, जो आपके ये अदर डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है लाइक स्वीट इक्विटी शेयर या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान, इन सबको यहाँ पे पढ़ लेना है. थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों के लिए. स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब होता है अगर आप अपने जो प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनको जब आप कहीं न कहीं मार्केट से थोड़ा कम प्राइस यानी कि डिस्काउंट पे अगर आप यहाँ पे कोई शेयर ऑफर करते हैं, दैट इज़ योर स्वीट इक्विटी शेयर्स. देन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हमारी होती है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन. कंपनी की जितने भी आपकी कॉस्ट होती हैं लाइक आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं दे कम्स अंडर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट. इनमें आपका प्रमोटर को कोई जो भी आपने पेमेंट देनी है वो भी आपका यहाँ पे अगर शेयर उनको देना है वो भी आपका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अंदर ही आता है. देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आज के टाइम में अपने एम्प्लॉइज को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में लाने के लिए यानी कि उनको ये बताने के लिए कि वी आर रियली वैल्यूइंग योर हार्डशिप एंड योर हार्ड वर्क. तो हम क्या करते हैं कंपनियां जनरली यहाँ पे उनको instead of giving them directly monetary benefit, they link their benefit to the company's profit. So यहाँ पे उनको स्टॉक यहाँ पे ऑप्शंस का दिया जाता है कि अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके स्टॉक आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और इस तरीके से आपको भी प्रॉफिट होगा ताकि वो और मोटिवेट होकर यहाँ पे काम करे कंपनी के प्रोडक्टिविटी के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए. सो ये है थोड़ा थोड़ा जाके इनको जो है बुक से एक बार रीड करिएगा. पूछे जा रहे हैं बहुत डिटेल क्वेश्चन आपसे नो डाउट नहीं पूछा जाता है बट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी थोड़ी अगर लेटर अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होगी तो आपसे थ्योरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अजय लिमिटेड. सो अजय लिमिटेड forfeited 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच. नॉन पेमेंट आई थी ₹1 की एंड सेकंड फाइनल कॉल भी नहीं पे की यानी कि ₹4 पे नहीं हुए 10 में से. आपको बताना है मिनिमम प्राइस पर शेयर एट व्हिच दिस शेयर कैन बी री इश्यूड. देखिए आपसे मिनिमम प्राइस फॉर री इश्यूइंग पूछा जाए या मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा जाए, बात एक ही होती है, मतलब बात टॉपिक एक ही होता है. तो अगर आपको ₹10 के शेयर में ₹4 नहीं मिले थे, तो आपको अब यही चाहिए होगा, यही पैसा अगर आपने वसूल नहीं किया तो आप लॉस में चले जाएँगे. तो मिनिमम आपका जो री इश्यू प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका आंसर नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच इज़ कंपनी इज़ ऑथराइज्ड टू इश्यू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड कंपनी इज़ ऑथराइज्ड, हाँ, ठीक है, नॉमिनल कैपिटल. ओके, हाँ, करेक्ट है. नॉमिनल कैपिटल यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल का आपका दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल कैपिटल भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, एमओए को कैपिटल भी कह सकते हैं. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जो आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90%. तो आपकी किसका यहाँ पे 90% जो है सेबी ने कहा है कि 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, तो इश्यूड कैपिटल की आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए 90%. The next question, debenture on which a company does not give any undertaking for the repayment of any money borrowed. यानी कि जब कंपनी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं देती, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि वो किसी भी तरीके से कोई सिक्योरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई भी एसेट यहाँ पे चार्ज नहीं रखे हैं. ठीक है? एसेट चार्ज का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट यानी कि इफ द कंपनी इज अनेबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन टू रीपे द लोन, देन इन केस यू कैन सेल दैट एसेट एंड कैन रिकवर योर मनी. तो ये आपको यहाँ पे अगर ना मिले तो ऐसे शेयर्स को क्या कहा जाएगा? डज नॉट गिव. तो ऐसे शेयर्स को आपको क्या कहा जाएगा? बियरर डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो यहाँ पे. बियरर तो नहीं होगा, बियरर तो आप परपेचुअल, यस, परपेचुअल बियर आपके डिवेंचर होंगे, बियरर नहीं.
परपेचुअल डिबेंचर ऐसे शेयर्स को कहा जाएगा जहाँ पे कंपनी कोई अंडरटेकिंग यहाँ पे नहीं लेती और ये मतलब आपको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आपके पैसे मिल ही जाएँगे, तो मिल नहीं रहे हैं तो यानी कि परपेचुअल का मतलब होता है दोज़ हू डोंट नो जब कोई शेयर आप किसी मतलब रीपेमेंट जब आपका नहीं होता है यानी कि आपका इररिडीमेबल अगर आपका डिबेंचर होगा उसे हम बोलते हैं यहाँ पे परपेचुअल डिबेंचर्स। ध्यान रखिएगा आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं इररिडीमेबल, ठीक है? ये भी हमने पिछले उसमें कवर किया था डिबेंचर्स, ओके? रिडीमेबल कौन से होते हैं? रिडीमेबल होते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हो फ्यूचर में, यहाँ इनको नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट है इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इश्यूड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा अगर कोई पर्सन की कंपनी का वैल्यूएशन आपने किया, कंपनी का वैल्यूएशन आता है आपके लिए 20 लाख मान लेते हैं, ठीक है? आप उसे पेमेंट कर रहे हो 30 लाख तो भैया आप बेवकूफ थोड़ी हो जो आप किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट मुँह उठा के दे रहे हो। तो क्यों दे रहे हो? क्या रीज़न है? मैंने बताया था आपको ऐसा रीज़न क्या होता है? आपका होता है गुडविल, राइट? सो गुडविल विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक ऑफ लेटविन लिमिटेड ओके, ओके, ये है और आपको यहाँ बताना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ठीक है बता देते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से कोई हिंट मिल रहा है। हाँ जी, एक चीज़ तो यहाँ पे आपको मिल रही है, जितना आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, उतना ही आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मली अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका जो लॉस और इश्यू होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो भी होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बट बट इन केस यहाँ पे डिस्काउंट आ जाए, तो ये दोनों जो है ऐड हो जाते हैं, ठीक है? अगर प्रीमियम के साथ-साथ आपका डिस्काउंट भी आ जाए, तो ये दोनों को ऐड करके आपका लॉस ऑन इश्यू आता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपको गिवन है 75,000 ये आपको गिवन कितना है 75,000 और ये अमाउंट आपको कितना गिवन है? ये अमाउंट गिवन है आपको 50,000 तो आप आराम से बता सकते हैं डिस्काउंट कितना होगा मैम डिस्काउंट होगा आपका 25,000 का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है? सो 25,000 आपका देख लीजिए 25,000 कितना होता है आपके 5 लाख पे, तो आपको परसेंटेज भी पता लग जाएगी। सो 25,000 इज़ हाउ मच ऑफ 5 लाख परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे 5 5 जा 25% तो आपकी परसेंटेज क्या निकल जाएगी यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्वा लिमिटेड एक्वायर बिल्डिंग वर्थ 15 लाख 50,000 मशीनरी है 11,40,000 की एंड फर्नीचर है 1,10,000 का फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड एंड साथ ही में ही आपकी लायबिलिटीज है 2 लाख रुपीस की और परचेज कंसिडरेशन गिवन है हमारा 25 लाख मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है हमें निकालना होता है नेट एसेट्स क्या होती है हमारी नेट एसेट्स बेसिकली हमारी बिजनेस की वैल्यूएशन होती है हमारे बिजनेस की बिजनेस वैल्यूएशन होती है कैसे निकालते हैं मैम ये निकलता है हमारी सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज सो अभी यहाँ देखिए आपकी अगर मैं टोटल एसेट यहाँ काउंट करूँ तो टोटल एसेट आपकी कितनी हो रही है 15, 50, 11, 40 और 1, 10 तो 28 लाख रुपीस की आपके टोटल एसेट आपने परचेज करी है इस बिजनेस से और आपने जो लायबिलिटीज यहाँ पे टुक ओवर की है वो है आपके 2 लाख रुपीस तो नेट एसेट आपकी यानी कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन होती है कितनी 26 लाख रुपए एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर पेइंग एज अ परचेज कंसिडरेशन सो परचेज कंसिडरेशन गिवन है परचेज कंसिडरेशन गिवन है
25 लाख। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि वी आर मैनेज टू गिव द पर्सन द लेसर पेमेंट, लेसर अमाउंट। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो रीज़न हो सकता है, दैट विल बी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल रिज़र्व, ठीक है? ये आपका कैपिटल रिज़र्व यहाँ पे आ गया। अगर हम एक्सेस पेमेंट करते हैं इन दैट केस हम इसको बोलते हैं कि हमारा ये गुडविल है। जब हम लेस पेमेंट करते हैं तो यानी कि ये हमारा होता है कैपिटल रिज़र्व। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री से। एक बार मैं इसे साइड कर लेती हूँ। हुँ। अब देखिए, हमें पहले अपने बिज़नेस को परचेज़ करना है तो हमारी एंट्री होगी ध्रुव लिमिटेड से हमने ये सब परचेज़ किया है। आपकी जर्नल एंट्री होगी बिज़नेस परचेज़ आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, एसेट्स का नाम लिखना है। मैं अभी एसेट्स का नाम आपके लिए नहीं लिख रही हूँ, आपको जो भी पता है आप लिख सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सन्ड्री एसेट्स, देन सन्ड्री लायबिलिटीज़। हमें पता है हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे कैपिटल रिज़र्व अराइज़ हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल रिज़र्व। सो अमाउंट आपका क्या रहेगा? अमाउंट आप लिख लीजिए यहाँ पे। एसेट थी हमारे पास 26 लाख की, राइट? 26 था? 28, 28, 28 लाख की आपकी एसेट्स है, 25 लाख आप पेमेंट कर रहे हैं, 2 लाख आपकी लायबिलिटी है और 1 लाख रुपीज़ आपका कैपिटल रिज़र्व यहाँ। अब आपको पेमेंट देखिए कैसे करनी है। पेमेंट के लिए बताया है इन्होंने कि आपने 12% वाले 100 फेस वैल्यू के 25% प्रीमियम पे आपने क्या करना है, डिबेंचर इश्यू करने हैं। तो यानी कि जब हम ध्रुव को पेमेंट करेंगे, हम जब ध्रुव लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो आपने यहाँ देना है उनको डिबेंचर 12% वाला, 100 इंटू समथिंग, और आपने देना है सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना? 25%। और टोटल पेमेंट आपकी जानी चाहिए 25 लाख रुपए। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इन ऑल हम 125 रुपए की पेमेंट यहाँ पे 125 रुपए के शेयर से हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे तो ये आपका आता है 20,000। तो 20,000 से आप इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दैट वे यू आर एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन, राइट? ईज़ी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे, इसको एक बार साइड करना पड़ेगा हमें। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे अजंता लिमिटेड। सो अजंता लिमिटेड ने परचेज़ की है मशीनरी 36 लाख सुजाता लिमिटेड से। अजंता चाहती है कि हाफ पेमेंट जो है वो कर दे बैंक ड्राफ्ट से, बाकी की कर दे डिबेंचर से 8% वाले जिनकी फेस वैल्यू है 100, डिस्काउंट हम देंगे 100 रुपीज़। तो ये तो और भी ईज़ी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपने परचेज़ करनी है मशीनरी। तो जब आपको बिज़नेस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक एसेट का नाम गिवन है, तो आप यहाँ पे एसेट का ही नाम लिखेंगे। 36 लाख वर्थ की हमारी यहाँ पे मशीनरी है। लायबिलिटी आपने ली नहीं है, तो नेट एसेट आपकी बन जाएगी क्या? आपकी 36 लाख ही बन जाएगी। और आपको ये पेमेंट करनी है किसको? सुजाता लिमिटेड को। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन में यहाँ पे सुजाता की जगह गलती से अजंता लिख दिया ना, तो आपके क्वेश्चन में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस पर्सन को आपने पेमेंट करनी थी उसको आपने पेमेंट की ही नहीं, तो आपके वो एंट्री के हाफ मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इसको कई बार लैंग्वेज को ये थोड़ा टफ रख लेते हैं। सो ये आपका हुआ 36 लाख रुपीज़। अब आप आ जाइए पेमेंट पे। सो पेमेंट हमने कहा है कि सुजाता जी को हम पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट कैसे करेंगे? हाफ पेमेंट करेंगे बैंक से। थोड़ा स्पेस हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिस्काउंट आने वाला है, डिस्काउंट डेबिट होगा। हाफ पेमेंट करेंगे हम किससे? बैंक ड्राफ्ट से कर ली। बाकी की पेमेंट हम कर रहे हैं डिबेंचर 8% वाले डिबेंचर से। डिबेंचर आपका है 100 रुपीज़ का, नंबर ऑफ शेयर मुझे नहीं पता। पेमेंट होनी है 36 लाख और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो कितनी पेमेंट आपकी यहाँ पे आएगी? आपकी पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी
₹10 का डिस्काउंट है, 10% का। हाँ, 10% आपका हो गया, यानी कि ना ₹90 का आपका डिबेंचर रहेगा 18 लाख के लिए। तो यहाँ अगेन आपके डिबेंचर आ जाएँगे 20,000। सो ₹2,00,000 का डिस्काउंट आपका हो गया और यहाँ आपका हो गया ₹20,00,000। दोनों साइड हो गया 38 लाख, 38 लाख। ठीक है? क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक 4 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है रिद्युम लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 5,000 के डिबेंचर ₹500 पे, जिस पे प्रीमियम है 10% और आपको पेमेंट मिलने वाली है एप्लीकेशन पे ₹200 और बाकी के पैसे आपको मिलेंगे बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको मिलेगा अलॉटमेंट पे। तो पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ₹200 आपको मिल चुके हैं, तो बचे कितने? ₹300 बचे हैं। प्रीमियम कितना मिलने वाला था? ₹10 या 10% यानी कि ₹50। ये आपका हो गया प्रीमियम। ठीक है? पहले आप ये लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, आपको सिंपली जनरल एंट्री पास करनी है, कुछ भी नहीं है बच्चों। बिल्कुल 4 मार्क्स आपको फ्री के दे दिए, मैं तो ये कहूँगी। आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन की एंट्री पता है, पहले पैसा आता है मैम। यस, डिबेंचर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट अलग से हुई है। तो कितने शेयर हैं? 5,000 शेयर हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? मैम 200 की है। अमाउंट आई गेस 10 लाख होगा या। अब सेकंड एंट्री देखिए। सेकंड एंट्री किससे होगी? सेकंड एंट्री आपकी होगी, इस पैसे को आपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। टू डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं ये? 9%। सेम अमाउंट जाएगा। थर्ड पे आइए। अब अलॉटमेंट की एंट्री हमें पहले ड्यू करनी होती है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बट यहाँ पे साथ में क्या होगा? मैम सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा। डिबेंचर अकाउंट हमारा या शेयर कैपिटल अमाउंट हमारा चेंज नहीं होता। ₹100 है, 500 है, जो भी है वो सेम ही रहेगा। यानी कि 6 नहीं 5,000 शेयर्स है ना, और 5,000 शेयर्स पे आपने अलॉटमेंट मांगी है ₹300 की। बाकी जो आपके ₹50 है वो है आपकी प्रीमियम। टोटल हो गया आपका 350। ये आपका आ जाएगा यहाँ, राइट? अब बस अब आप लोग यहाँ पे इसको अमाउंट लिख ले सकते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट की एंट्री। इसमें कुछ ऐसा फ़ोरफ़ीचर वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप सिंपली आपको ये सारा का सारा अमाउंट आपका लौट हो जाएगा। एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बस। यहाँ एंट्री आपकी कंप्लीट होगी, अमाउंट आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं वीडियो के क्वेश्चन नंबर 26 में। ओके, सो यहाँ देखिए बैलेंस शीट गिवन है, वही है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। ये आपको नोट्स टू अकाउंट दिया है पिछले साल का 2023 का, और यहाँ आपको नोट्स टू अकाउंट दिया है पिछले साल अगले इस साल करंट ईयर का 2024 का। आपको क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे आंसर बताना है। तो चलिए आंसर बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए। टोटल फेस वैल्यू आपके इक्विटी शेयर की जो आपने सिर्फ इस साल इश्यू किए हैं। इस साल इश्यू किए हैं मतलब आपने लास्ट ईयर देखना है पहले कितने इश्यू हुए थे। हम लास्ट ईयर के इश्यू है 5 लाख इक्विटी शेयर 50,000 की वैल्यू। इस साल हम 6 लाख के इक्विटी शेयर 60 लाख की वैल्यु। तो इस साल कितनी वैल्यू आई है? हमारा जो चेंज आया है वो 50 60 लाख आ जाए, 50 लाख पिछले साल था, कि इस साल कितना इश्यू किया होगा? 10 लाख रुपए की वैल्यू हमें यहाँ पे इस साल रिसीव हुई है। तो कौन सा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर ऑन व्हिच द कॉल्ड अप अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। तो किस पे कॉल्ड अप नहीं मिला होगा? हमें भी पता है
कि हम जब भी शेयर इश्यू करते हैं, उसके बाद की नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बनती है सब्सक्राइब फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। तो जो नॉट फुल्ली पेड अप होता है बच्चे, उसी का मतलब होता है कि नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब आपने कॉल्ड अप किया था, नॉट पेड अप। तो कॉल्ड अप इन्होंने यही पूछा कि किस पे नहीं हुआ, ठीक है? तो यानी कि इतने शेयर्स वैल्यू पूछी, क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर्स पूछे हैं। तो ये है यहाँ पे कैटेगरी, करंट ईयर उठानी होती है हमें। करंट ईयर ही है ना? नहीं, करंट ईयर नहीं है, ये है करंट ईयर। सो यहाँ पे देखिए, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी के अंदर हमारे पास 20,000 के इक्विटी शेयर्स है, जिनको यहाँ पे पूरा कॉल्ड अप मनी हमें नहीं मिला था। 2 लाख रुपए थे, बट हमें 1,60,000 मिले थे। तो यानी कि आंसर आपका क्या रहेगा? 20,000 शेयर्स। आंसर क्या है आपका? 20,000 शेयर। नेक्स्ट पे आइए। विकल्प लिमिटेड अगर फॉरफिट कर लेते इन्हीं सारे शेयर्स को, जिन पे आपको पूरा कॉल्ड अप मनी नहीं मिला, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता? बस शेयर कैपिटल उतने से डेबिट होता है जितना कॉल्ड अप होता है। और यहाँ पे हमने पूरा पैसा मंगाया था, 10 के 10 रुपए हमने मंगाए थे, यानी कि पूरे के पूरे 2 लाख हमें इन शेयर्स पे 20,000 पे मिलना शेयर कैपिटल में डेबिट होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन फॉरफीचर, अगर इनको फॉरफीचर करते तो फॉरफीचर में कितने पैसे जाते हैं? भाई फॉरफीचर में वो पैसे जाते हैं जो आपको रिसीव हो गए होंगे। तो आपने 2 लाख मांगे थे सामने वाली पार्टी से, उन्होंने पे कितने किए हैं? 1,60,000, क्योंकि 40,000 क्या है? कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर आपने नहीं मिली, तो 1,60,000 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर इन शेयर्स को मैं री इश्यू कर दूं 8 पे, तो बताइए कैपिटलिज्म में क्या पैसा आने वाला है? तो देखिए, आपको ऑलरेडी फोर फीचर में 1,60,000 रुपए मिल चुके हैं, ठीक है? शेयर्स कितने? 20,000। अब इन 20,000 को आप अगर 8 रुपए पे रीइश्यू कर देंगे, यानी कि आप 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2 रुपए का डिस्काउंट आप अपनी पिछली इनकम फोर फीचर वाली से, ये शेयर फोर फीचर की इनकम है हमारी, इससे आप माइनस कर लेंगे। तो आपके कितने पैसे बचने वाले हैं? 1,20,000 का आपका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये सेम ही रखते हैं कि अगर हम मिनिमम परमिसिबल प्राइस पर शेयर को री-इश्यू करते तो कैपिटलिज्म में कितना पैसा आता? ध्यान से सुनिएगा। आपकी मिनिमम परमिसिबल प्राइस हो या मिनिमम री-इश्यू प्राइस हो या आपका मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइस हो, तीनों एक ही टॉपिक है ये, तीनों एक ही चीज़ है ये। तो ये होता क्या है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन कॉल्ड अप, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेरे शेयर की मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 और उसमें से मैंने कॉल्ड अप किया, मैंने लोगों से बोला कि आप ₹8 दे दीजिए और सामने वाली पार्टी मुझे पेड अप करती है सिर्फ ₹7। तो ये ₹8 और आपके ₹7 का जो गैप है, यही हमारा क्या है? यही क्या है? यही ये तीनों है जो आपसे पूछा गया है, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल प्राइस भी, रीइश्यू प्राइस भी एंड मैक्सिमम डिस्काउंट भी, ठीक है? क्योंकि यही हमारा वो अमाउंट है जो हमें नहीं मिला है, हमें यही देना है। और जब आप जो आपको पैसा पहले नहीं मिला था और अगर आप वो रीइश्यू पे मंगवा लेंगे, तो क्या होगा बच्चों? तो होगा ये कि आप मतलब आपके कैपिटलिज़्म में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका टोटली आप यही कर रहे हो ना कि ₹10 का शेयर था, आप 10 के 10 रुपए मंगा रहे हो। तो आपके कैपिटलिज़्म में कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। सो एलेक्सिया लिमिटेड है, यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट करती है 1 लाख पे, ₹10 का शेयर है, प्रीमियम भी है ₹10 का। अमाउंट आपका है एप्लीकेशन पे ₹9, जिसमें 6 प्रीमियम है, ₹8 जिसमें 4 प्रीमियम है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की। तो पहले तो हम इसको करेक्टली लिख लेते हैं।
ये 9 नहीं होगा, इसको क्या लिखा जाएगा 3 प्लस 6p और इसको क्या लिखा जाएगा 4 प्लस 4p और बाकी फाइनल कॉल मैम 3 रुपीज़। तो चेक कर लेना 10 हो रहा है, इधर भी 10 और इधर भी 10 हाँ, हो रहा है। देन एप्लीकेशन रिसीव्ड एप्लीकेशन आती है मैम 1,50,000 बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। क्या किया इन लोगों ने प्रो राटा बना दिया 90 को 70, 60 कैटेगरी वालों को 30। एक्सेस मनी कहा गया है एडजस्ट कर सकते हैं आप अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ अलॉटमेंट पे और पैसा एडजस्ट नहीं हो पाता है, वो भी मैं चेक करेंगे बताऊँगी कैसे चेक करना होता है, तो आपका वो पैसा रिफंड होता है। क्या होता है वो? रिफंड होता है बट इस क्वेश्चन में रिफंड नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अलॉटमेंट भी कवर हो रही है, ठीक है? कवर का मतलब समझो, कवर का मतलब ये कि सपोज़ करो मुझे अलॉटमेंट पे 10 लाख रुपए मँगाने हैं। और मेरे पास मैक्सिमम रुपए 12 लाख आ चुके हैं, एक्सेस मनी। तो मैं 10 लाख पे कैसे 12 लाख कवर कर दूँ? मैं 10 ही लाख कवर कर सकती हूँ ना। तो जो एक्सेस 2 लाख है ना, वो आप फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर सकते हो। ये इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्सेस मनी आप एडजस्ट करिए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फिर एक पर्सन का नाम यहाँ गिवन है, क्या है? डिटेल गिवन है कि एक पर्सन है शेखर, इन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए। ये कैटेगरी बी से हैं और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में सक्षम नहीं है। ओके, बस इतना ही लिखा है और यहाँ पे ये बोला है कि आपने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करके दिखाना है। देखो कॉल्स इन एरियर के केस में चॉइस होती है, बट वो चॉइस हमसे ले ली गई है। तो ध्यान रखिए अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे जो है ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फाइन, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनती है हमारी क्या? मैम टेबल से शुरुआत करते हैं हम। बच्चे अगर आपने ना इन क्वेश्चंस का वर्किंग नोट पहले अच्छे से बना लिया ना, आपको क्वेश्चन करने में मैं बता रही हूँ, वर्किंग नोट आपका 2 मिनट लेगा, ठीक है? वर्किंग नोट आपका 2 मिनट लेगा, लेकिन अगर एक बार वर्किंग नोट बना, आपको क्वेश्चन की एंट्री करने में सिर्फ 3 मिनट लगने वाले हैं, तो यानी कि 5 मिनट में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो आराम से। तो 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आप 5-6 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट्स अ बिग थिंग। तो चलिए भाई यहाँ लिख देते हैं कैटेगरी ए अ अ अ अ अ एंड कैटेगरी बी। हाँ जी। अब देखिए हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी। मैम एप्लीकेशन ये हेडिंग डाल देती हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटेड शेयर, डिफरेंस, एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले एप्लीकेशन हमें मिली कितनी है मैम? हमें मिल गई है एप्लीकेशन 1.5 लाख। ऊपर ही लिख देती हूँ। और हम चाहते कितने थे? हम चाहते थे मैम सिर्फ 1 लाख। कैटेगरी है ए एंड बी। कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने 90,000 अप्लाई किया तो हमने उसको दे दिए हैं 70,000 और अगर किसी ने अप्लाई किया 60,000 के लिए तो हमने कर लिए उसको दे दिए 30,000। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 20,000 का डिफरेंस यहाँ है और 30,000 का डिफरेंस यहाँ है। ये पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया है। एप्लीकेशन पे आपने कितना पैसा मँगाया हुआ है? मैम 9 रुपीज़ मँगाए हुए हैं हमने। तो एक्सेस मनी भी आपको 9 रुपए ही मिला होगा। कितना रुपए आ गया यहाँ पे? 1,80,000 यहाँ पे 2,70,000। अब देखिए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कैसे करना है? आप इस पैसे को एडजस्ट करने वाले हो अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट है आपकी 8 रुपए की। तो यानी कि अगर इस 70,000 पे मैं 8 रुपए माँगूँगी, तो पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा? आपका मैं यहीं लिख देती हूँ अमाउंट। तो पैसा आएगा आपका 5,60,000। तो बच्चों देखिए, ये 5,60,000 चाहिए।
पैसा एक्स्ट्रा आया है 1,80,000 आराम से एडजस्ट हो रहा है। जी मैम। सेकंड को देखिए, सेकंड में आप ₹8 मँगाएँगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000। आप बताइए, मेरे पास एक्सेस मनी है 2,70,000, क्या मैं उसको 2,40,000 में एडजस्ट कर पाऊँगी? मैम नहीं हो सकता, तो क्या करूँ? मैम इसकी कैटेगरी बना लीजिए। कैसे? मैम 2,40,000 और 2 ला बाकी के 30,000 अलग कर दीजिए। यहाँ 2,40,000 अलग कर दीजिए और जो 30,000 है वो अलग कर दीजिए। उनका क्या होगा? मैम उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने फर्स्ट कॉल पे, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है? तो यहाँ लिखो ये आपका एडजस्ट होगा कहाँ? अलॉटमेंट पे, ये भी अलॉटमेंट पे और ये जो 30,000 है ये कॉल इन एडवांस। अब यहाँ पे एक पर्सन का नाम गिवन था, मैं इसको मिटा दूँ क्या? यहाँ स्पेस मुझे चाहिए होगी। हुँ, यहाँ एक पर्सन का नाम था शेखर, शेखर को कहा गया कि उन्होंने अप्लाई किए हैं 1200 शेयर के लिए, ठीक है? अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन उनकी आई होगी 1200 के लिए, तो हमने वो कैटेगरी बी से बिलॉन्ग करते हैं। तो कैटेगरी बिलो में बी में तो हाफ शेयर हमने दिए थे, यानी कि उनको हमने 600 शेयर दिए होंगे। 600 पे उन्होंने क्या किया होगा, एक्सेस पैसा दिया होगा, एक्सेस पैसा कितने शेयर है? 600 शेयर पे ₹9 एक्सेस दिया होगा यानी कि 5400। अब देखिए जब हम उनसे अलॉटमेंट मंगवाएँगे, अलॉटमेंट कितने की मंगवानी है? ₹8 की। तो कितना पैसा हमें उनसे चाहिए होगा? 8 6 ज़ा 4800। तो बच्चों 4800 और 5400 ये तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा। सेम केस जो अभी यहाँ पे हमने देखा तो 2,70,000 नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे, तो क्या करेंगे कि भाई साहब आपका जो ये अमाउंट है ना इसको 2 टुकड़ों में बाँट लेते हैं। 4800 एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे और बाकी का पैसा जो है वो एडजस्ट कर देंगे, कितना बचेगा? ₹600 वो एडजस्ट कर देंगे कॉल इन एडवांस पे। अब ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ये क्या नहीं पे कर पा रहे, ये कॉल नहीं पे कर पा रहे हैं। तो कॉल कितने की है हमारी? कॉल हमारी है बच्चों ₹3 की, जो कि होता है 1800। 1800 में से 600 ऑलरेडी रिसीव्ड हैं, ऑलरेडी रिसीव्ड हैं। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? वेट अ सेकंड। हुँ, सो ये तो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो आपका पेंडिंग अमाउंट क्या हुआ? आपका पेंडिंग अमाउंट हुआ कॉल्स इन एरियर हुआ, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? ये हुआ आपका ₹1200, ठीक है? ये आपको लिखना है, फाइन? ये आपको लिखना है ₹1200। अब पूरा वर्किंग नोट बन गया। अब फटाफट क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। मैं आपको ड्यू एंट्री नहीं करा रही हूँ। ड्यू एंट्री आई गेस आप सबको आती है। सीधा-सीधा बैंक की एंट्री पे आ जाते हैं, ठीक है? सो बैंक की एंट्री पहले आती है एप्लीकेशन की एंट्री। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आप करेंगे मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू बहुत सारा पैसा आया था, कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में डला। मैं फिर अलॉटमेंट क्यों लिख रही हूँ? एप्लीकेशन लिखना है। कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट में शिफ्ट किया हमने। कुछ पैसा हमने शिफ्ट करना पड़ा कहाँ? अच्छा मैं बैंक की एंट्री में क्यों कर रही हूँ ये सब? अरे बच्चों एंट्री करनी पड़ेगी, रुको, अच्छे से एंट्री करते हैं। ये एडजस्टमेंट यहाँ थोड़ी होंगी। पहली एंट्री करो बैंक अमाउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आ गई थी मैम? 1.5 लाख। कितनी एप्लीकेशन आ गई थी? 1.5 लाख आ गई थी। और कितने पैसे आपने मँगाए थे? मैम ₹9। कितना हो गया ये? 135 13,50,000। फिर सेकंड एंट्री हमने क्या की? मैम एडजस्टमेंट की एंट्री की। सो शेयर एप्लीकेशन पे आपको जो 13,50,000 रुपए मिले,
उसको आपने एडजस्ट किया। कहाँ एडजस्ट किया? मैम एक तो यूजुअली कैपिटल के अंदर जाएगा। कैपिटल में कितना जाएगा मैम? हमें ना कैपिटल के लिए हमें सिर्फ़ 1 ही लाख शेयर हमने इश्यू किए थे और एप्लीकेशन सिर्फ़ ₹3 की थी। बाकी ₹6 क्या थे? मैम वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था। एंड मैम बाकी मैम अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है और कुछ मैम आपका एडजस्ट हुआ था कॉल इन एडवांस में। कितना? अलॉटमेंट पे 1,80,000, 2,40,000 टोटल 4,20,000 एडजस्ट हुआ है और कॉल इन एडवांस में 30,000 एडजस्ट हुआ है। कैसे आया ये? ये यहाँ से आया, ठीक है? ये आप लिखेंगे 3 लाख और 6 लाख। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या रहेगी? नेक्स्ट एंट्री आप लोगों की क्या रहेगी? नेक्स्ट एंट्री आपकी रहेगी अ ये आपकी अलॉटमेंट एंट्री यस, तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये एंट्री रहेगी। इसको आप लिख लीजिएगा शेयर अलॉटमेंट इन्होंने करी है 1 लाख शेयर्स पे और कितने रुपए पे? ₹8 जिसमें से ₹4 आपके कैपिटल के और ₹4 आपके प्रीमियम के, तो हाफ एंड हाफ अमाउंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है बैंक की। बैंक में देखेंगे तो बैंक में हमें सारे पैसे मिले थे क्या? हाँ मैम, पहले ही कुछ पैसे मिल चुके थे। जैसे कैसे? मैम हमें 8 लाख रुपए चाहिए थे ना, 8 लाख में से 4 लाख 20 पहले आ चुके थे, तो कितने बचे होंगे? 3,80,000 वो भी आपको मिल गए। कोई कोई कॉल से मतलब यहाँ पे कोई अर्रियर नहीं हुआ था अलॉटमेंट को लेकर। देन आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की आप करोगे ड्यू एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल ₹3 की है। कोई यहाँ पे ड्यू नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब कॉल इन एरियर इसमें तो नहीं होता ना। अब बैंक की एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ये अब गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि एक तो कॉल इन एरियर हुआ है और साथ ही साथ कॉल इन एडवांस के अकाउंट को भी तो क्लोज़ करना है। तो यहाँ आप इसको ऐसे बंद करिए, नीचे इसको स्ट्रेच करिए। अब यहाँ लिखिए कॉल इन एडवांस था, उस अकाउंट को क्लोज़ करेंगे और कॉल इन एरियर भी हुआ जो शेखर के केस में हुआ है। कॉल इन एरियर कितना हुआ था शेखर के केस में? 1200 और एडवांस कितना आया था? 30,000। बाकी का जो भी अमाउंट रहेगा 1 लाख शेयर पे आपकी ₹3 की एप्लीकेशन फाइनल कॉल थी। तो ये आप बस यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बचता है वो। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका होता है कंप्लीट। तो वर्किंग नोट अगर आपने बहुत साफ-सुथरा बना दिया ना, आई एम टेलिंग यू आप इसी तरीके से वर्किंग नोट बनाइए, आपको कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना पड़ता है क्योंकि आपने एक ही बार में लिखा, वरना बच्चे क्या है ना स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट लिखने में लगे हुए होते हैं। टाइम वेस्ट होता है वो। अपना टाइम बचाइए। ना लास्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन है ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं आपके पास। इन्होंने आपको कहा है जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉरफीचर और रीइश्यू की। तो पहला क्वेश्चन गिवन है प्रीमियर है 600 शेयर फॉरफिट करना चाहते हैं ₹10 के लेकिन ₹3 प्रीमियम है और वो अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट 7 की थी यानी कि 4 + 3 P हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कभी मँगाए ही नहीं लेकिन इनके ₹3 कभी मँगाए नहीं। ₹3 नहीं मँगाए तो आप जिस चीज़ को कॉल्ड अप नहीं करेंगे उसको कैंसल नहीं कर सकते तो शेयर कैपिटल पे आपका ₹10 नहीं बल्कि 10 में से 3 माइनस यानी कि ₹7 जाएगा। शेयर्स गिवन है 600। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिला है। कितने रुपए का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है ₹3 का। क्या नहीं पे किया गया मैम? यहाँ अलॉटमेंट नहीं पे की गई और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी नहीं पे किया गया, यानी कि 600 इंटू 7। सो बाकी का पैसा क्या हो जाएगा मैम? फॉरफीचर में चला जाएगा। कितने पैसे आ जाएँगे? 3 यानी कि फॉरफीचर में आपके पैसे आ गए हैं 1800। अब अगर मैं इन्हीं शेयर्स को री-इश्यू करती हूँ, री-इश्यू करने के लिए कहा गया है ₹13 तो क्या होगा? कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहे हो, आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट, साथ ही साथ टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारे शेयर इश्यू हुए हैं? जी हाँ। कितने? ₹10 का प्रीमियम फुल्ली पेड अपना यस और ₹3 प्रीमियम टोटल यहाँ आ जाएगा 600 इंटू 13।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ये शेयर फॉरफीचर कहीं यूज़ ही नहीं हुआ हमारे डिस्काउंट के लिए, तो सारा का सारा कैपिटल रिज़र्व में आप इसको ट्रांसफ़र कर देना। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिज़र्व। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट, ये तो और ईज़ी चल रहा है। ऋषा लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं, 8 ही हमने बुलाए थे, उसमें ₹2 प्रीमियम भी था और इसने अलॉटमेंट ही नहीं पे करी जिसमें प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी आपका डेबिट होगा। फिर आपने बाद में देखते हैं क्या करना है, तो पहले एंट्री कर लिए, पहले तो कॉल्ड अप बताइए कितना है? मैम कॉल्ड अप है, शेयर्स है मैम 1000 और कॉल्ड अप है आपका 8। क्या नहीं आपको मिला इसमें? मैम मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली। कितने की अलॉटमेंट है? मैम अलॉटमेंट गिवन है मेरी ₹6, तो बाकी के 2 मिल गए होंगे ना, लेकिन मैम सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला, डेबिट होगा। कितने रुपए का प्रीमियम है आपका? आपका प्रीमियम है मैम ₹2। यहाँ लिख देती हूँ शेयर फॉर फीचर। कितने पैसे आने वाले हैं? 4। क्यों? क्योंकि इधर भी 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या होती है? मैम री-इश्यू कर दीजिए। री-इश्यू देखो कैसे बोला है, री-इश्यू को ध्यान से पढ़ो। 7 पर शेयर 8 पेड अप, ठीक है? 8 पेड अप। जैसे फुल्ली पेड अप नहीं होता, यहाँ पे 8 ही पेड अप है, फुल्ली पेड अप नहीं कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में ₹7 क्या सारे शेयर इन्होंने कर दिए क्या? 800 शेयर, 800 शेयर। ये यहाँ पे 1 कहाँ से आया? क्योंकि शेयर कैपिटल में मैम ₹8 आ रहे हैं। 8 पर 8 फुल्ली पेड अप बोला है ना उसने, 8 पेड अप बोला है, तो पेड अप ही आपका शेयर कैपिटल में आता है। तो 6400, 5600 एंड 800। अब आपने कैपिटल रिज़र्व की एंट्री करनी है, बट कैपिटल रिज़र्व के लिए देखिए ये जो आपको फॉरफीचर में पैसा मिला था, ये आपको 1000 शेयर्स के लिए मिला था, यानी कि 1 शेयर पे आपको ₹4 का प्रॉफिट हुआ है। 1 शेयर पे आपको ₹4 का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने 800 शेयर यहाँ पे इश्यू किए तो कितना बेनिफिट होगा आपको? मैम 3200 का। तो उसमें से यूज़ कितना हो गया? 800, तो कैपिटल रिज़र्व में आपके कितने पैसे जाएँगे? मैम बाकी के बचे हुए जाएँगे। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिज़र्व कितना पैसा चला जाएगा? 2400, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई डाउट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।